देखो 75 डे हार्ड चैलेंज जैसे अंकित ने किया, और बट प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से अगर अंकित के बारे में बात करें, क्या सिर्फ 75 दिन किया? नहीं ना। नहीं, हाँ, वो वो तो पिछले 10 सालों से सेम चीज कर रहा सेम है, चीज़ कर रहा है। बट लोगों ने अभी देखा। और दूसरा जो आपने बोला, रही बात घमंड की या फिर एटीट्यूड आ जाने की, 60-65, लक्की वो 80 साल उम्र है, लकड़ियों में जल जाना है एक दिन हाँ, करेक्ट। है। जब लकड़ियों पे तुम्हें रखेंगे, घी डालेंगे और आग लगा देंगे, उसके बाद 5-10 मिनट खड़े होंगे लोग, हैं। उसके बाद चले जाएंगे, तुम्हारे अपने तुम्हारी तस्वीर टांग देंगे, साल में तुम्हें एक बार याद रखेंगे, हैं। बट उसमें से 90% लोग तो भूल जाएंगे कौन था, मर मरा गया। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बीयू पे। कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ यार, आप बताओ कैसे हो। एकदम बढ़िया। मैं आपको देख के मैं और अच्छा हो गया, क्योंकि आज देखो ये बड़े गर्व की बात होती है कि आप चैंपियन ऑफ चैंपियन के बीच बैठ रहे हो। अरे ठीक है, ये तो मान सम्मान की बात है। हाँ। किसी का काम को रिस्पेक्ट मिल जाए और उसको थोड़ा समाज में सम्मान मिल जाए, उससे बड़ी और कोई बात नहीं है। और एक एथलीट के लिए, मतलब एक खिलाड़ी के लिए, जो लोगों का प्यार है, वो ही उसका हौसला बनता है। तो करेक्ट। थैंक यू सो मच। और चैनल का नाम सुन के बी यू, तो मेरा पहला सवाल, मतलब कैमरे जब ऑफ थे तो भैया से यही था, मैंने कहा यार ये भैया बी यू का मतलब समझाओ पहले। देखो बीयू का मतलब वैसे ये बड़ा आज पहली बार मेरे से किसी ने पूछा है कि वाई बीयू। बीयू का मतलब ये है कि आप जैसे हो ना वैसे ही रहो। हाँ बनावट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ। लोग बाग आज के चक्कर में थोड़े से फैंसी या बनावटी जो दिखते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छा, लगता है आई थिंक सिंपल सिटी एक आदमी जैसा है वैसा दिख रहा है, चाहे वो ऑन कैमरा दिख रहा हो चाहे वो कैमरे के पीछे दिख रहा हो। तो इसलिए मैंने नाम रखा बी बीयू। यू। चलो, बी यू में मेरा स्वागत है। हैं? हाँ। राइट। चलो। सो चैंपियन ऑफ अब चैंपियन जर्नी की तो हम पहले डिस्कस। हाँ हाँ, हाँ, आप बताओ, आप कुछ बोल रहे थे। पहले ये 10-15-100 सवाल मुझसे पूछें और इस पॉडकास्ट की हम शुरुआत करें। मैं दिल से, एक्चुअली दिल से आप सभी लोगों का, ऑडियंस जितने भी इस चैनल पे मुझे देखेंगे, मेरे चैनल पे मुझे देखते हैं, एज एन एथलीट कहीं भी मुझे देखते हैं इवेंट्स में, और मेरे काम को जिन्होंने बहुत सराहा है, तो मैं आप सभी लोगों को हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि यतिंदर सिंह जो है वो सिर्फ आप सभी लोगों की वजह से है और बड़ों के आशीर्वाद की वजह से। तो ये प्यार और ये आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और मैं सतिंदर सरताज जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी लिखावट का, और जैसा वो लिखते हैं, तो क्षमा चाहूँगा। तो दिस बेसिकली चेयर जो है ना मेरे लिए, ये तख्त से कम नहीं है। तो आप सभी लोग अगर नहीं होते तो मैं इस चेयर पे बैठने के लायक नहीं हूँ। सो मैं यही बोलूँगा, तख्त सजाया ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ही बिठाया, ਤੁਹਾਡੇ ही प्यार दा सरूर हो गया, मसले उठाइए ना कि असले उठाइए, लोकी ना कहण गरूर हो गया। तो बहुत सारे लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। जिन लोगों को समझ में आई है अच्छे से, इस बात के दो मीनिंग है, तो मैं मीनिंग नहीं समझाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि इन 4 लाइनों में मैं क्या कहना चाहता हूँ एक्चुअली। बट थैंक यू सो मच, एंड आपका भी मैं थैंक यू करूँगा नहीं, परम। थैंक थैंक यू यू। भैया। चलो कर अब आप अब सवाल। मुझे इसमें आप एक चीज बताओ। आज की डेट में लोग बाग आई थिंक जब एक सर्टेन लेवल पे आ जाते हैं, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं गरूर लोगों को लगता है कि आ जाता है। वो आना किस हद तक ठीक है। अच्छा। और कुछ लोग असले वाली बात जो आपने बोली हम्म। वो भी उठा लेते हैं। हाँ। आज की डेट में तो सोशल मीडिया पे यही सब चल रहा है। बट एक बात बताओ ना, जब मसलों से बात हल हो सकती है तो असले उठाने की ज़रूरत क्या है? बट प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे परम, आपके और मेरे बीच में किसी भी तरीके का मनमुटाव हो गया, हम्म। लेट एज्यूम। हम्म। अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप मुझसे नहीं करोगे, ठीक है, ईगो है या कुछ भी, किसी भी वजह से। बट मुझे लगता है कि मैं अगर, मुझे परम की कुछ भी बात खराब लगी तो मुझे उससे बोल दूं, परम यार, यार देख ये मेरे को ना तेरी बात खराब लगी, राइट। बट आई एम हेयर टू सॉर्ट इट आउट। बताऊं क्यों? मैं रात को अपना दिल भारी करके सो नहीं सकता यार, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए अगले दिन फिर सूरज उदय होगा, मेरे अलग लक्ष्य हैं, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। बट उस काम के बीच में एक परम दिमाग में फंसा हुआ है, यार उससे मेरी मनमुटाव हो गया, तो बेस। और दूसरे मैं बोलता हूँ, असले जो है ना वो हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं, बट मसले हमेशा के लिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो इसीलिए यही है यार, जितना मसलों से हल हो सके अपनों। और कई बार क्या होता है, बहुत क्लोज, अपने बिल्कुल खास से भी मनमुटाव हो जाते हैं,
बट मुझे लगता है कि वो मन मुटाव सारी उम्र लेके घूमना, इट डजंट मेक एनी सेंस। वो इंसानियत का काम नहीं है। इंसानों का काम है एक दूसरे को माफ़ करो, गले मिलो और आगे बढ़ो यार। अगर पता मैं करना कहीं से और शुरुआत चाह रहा था इस पॉडकास्ट की, बट आई थिंक मुझे लगता है जो लाइनें, जो वर्ड्स अभी आपने यूज़ किए हैं, हाँ। अगर एक छोटा सा आप सिनेरियो देखो 10-15 साल पहले, ठीक हम्म, है, एक समय था कि इंसानियत के नाम पे लोग बाग एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे बिल्कुल। थे। उसके बाद सिनेरियो आया कि लोगों में अकड़, पैसा और उस तरह का घमंड आने लगा कि एक जो उसके सबसे ज़्यादा क्लोज था, हम्म, उसी पे वो सारी चीज़ें थोपते थे या प्रेशर करते थे। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि लाइफ में प्रेशर होना एक इंसान पे प्रिविलेज में आएगा, हम्म, क्योंकि आप बॉडी बिल्डर रहे हो तो आई थिंक आप पे भी बहुत प्रेशर रहा होगा। दूसरा, अब जैसे लाइफ सोशल मीडिया पे लोग भाग की बहुत आ गई है, हम्म, ठीक है, तो मुझे लगता है हर एक इंसान ना आज की डेट में स्पिरिचुअलिटी की तरफ भाग रहा है। हाँ। और जो अभी आपने बात कही, अगर सच में हर एक इंसान ये चीज़ें अपनी लाइफ में अपना ले। अभी आप सुबह मैं एक रील देख रहा था तो हम्म, उसने मेरे को 3-4 चीज़ें ऐसी बताई कि यार आपकी ग्रोथ कब होगी या आपको कब आइडिया हो रहा है कि आपकी ग्रोथ हो रही ग्रोथ है। हो रही है। पहला, कि लाइफ में ना इग्नोर करना सीख लो। हाँ, दूसरा, जब आप रात को सो रहे हो ना तो आपका दिल ना खाली होना चाहिए, जो मैंने बोला। जो भी आपने बोला। हाँ, तीसरा, कि आपको ना लोग बाग क्या बोल रहे हैं फर्क नहीं पड़ रहा, हाँ, आप अपना काम कर रहे हो, किसी के लिए मन मुटाव नहीं है। आई थिंक लाइफ के 3 मेजर पार्ट, मुझे यही लगता है कि एक इंसान की ज़िंदगी में अगर ये सारी चीज़ें हैं ना तो वो कुछ भी कर सकता है। हाँ। और दूसरा जो आपने बोला, रही बात घमंड की या फिर एटीट्यूड आ जाने की, 60-65, लक्की वो 80 साल उम्र है, लकड़ियों में जल जाना है एक दिन। हाँ, करेक्ट। हैं? जब लकड़ियों पे तुम्हें रखेंगे, घी डालेंगे और आग लगा देंगे, उसके बाद 5-10 मिनट खड़े होंगे लोग, हैं? उसके बाद चले जाएंगे, तुम्हारे अपने तुम्हारी तस्वीर टांग देंगे, साल में तुम्हें एक बार याद रखेंगे, हैं? बट उसमें से 90% लोग तो भूल जाएंगे कौन था, मर मरा गया। एक बात बताओ ना, मैं दारा सिंह जी का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। पूरा सोशल मीडिया पे पता नहीं कैसी कैसी रील आती हैं, क्या क्या आता है, मतलब मेरी तो 90% समझ से बाहर है। बट कितने लोग हम में से दारा सिंह जी को याद करते हैं? देखिएगा आपने कोई दारा सिंह जी की कोई रील है? देखो मैं, अब एक बात बताओ, हाँ, दारा सिंह जी अपनी पूरे लाइफ टाइम में 500 फाइट उन्होंने लड़ी है। अब एज्यूम करो, गेस करो कितनी जीती होंगी? मेरे से पूछो तो मैं बोलूँगा नहीं पता। नहीं पता। 500 लड़ी हैं, 500 जीती हैं। ओके। ही इज अनडिफिटेड चैंपियन। है। तो किंग कॉन्ग जो एक महान रेसलर थे, उन्होंने बोला ये दारा सिंह जी कौन है, इनको कहो मेरे से लड़ेंगे कुश्ती। तो दारा सिंह जी ने उनको बोला कि यार एक काम करो, इसको इंडिया बुला लो, इंडिया में रखते हैं। दिल्ली में ये कुश्ती हुई। किंग कॉन्ग को दारा सिंह जी ने 4 सेकंड के अंदर उठा के कंधे पे रिंग से बाहर फेंक दिया। फेंक देता, राइट। तो एक भीड़ में से सवाल कर लिया किसी ने कि दारा सिंह जी एक गल दसो, आज की खा के आए हो, करो। तो इतनी जान, कह रहे यार तू की खा के आया? वो कह रहे जी मैं तो रोटी खा के आया। कह रहा बस मैं भी रोटी खा के आया, गल ये है पसीना नहीं आता। बात बताऊं? तो उन्होंने कहा हम सब खाते वही हैं बट पसीना नहीं निकालते। तो उसने कहा तुम भी रोटी खाइए, मैं भी रोटी खा के आया हूँ, बस तुम पसीना नहीं निकालते, मैं सारा दिन पसीना निकालता हूँ, मेहनत करता हूँ। तो मुझे लगता है कि जब हम उन्हें भूल गए तो यतेंद्र सिंह जैसे की तो हस्ती कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक दिन जब सब खत्म होना ही है, तो ईर्ष्या रख के, घृणा रख के, किसी से नफरत करके क्या है? प्यार बांटते चलो। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी रुकावट इंसान की जो है ना, दो है। घमंड उसको अपनों से दूर कर देता है, समाज से दूर कर देता है, क्योंकि अकड़ वाले के साथ कोई रहना पसंद नहीं करता। करेक्ट। ठीक है, नम्रता जो है ना, वो मतलब करोड़ों लोगों को झुका देती है आपके सामने। ठीक है, तो एक तो ये कि आपका जो एटीट्यूड है ये आपको आगे बढ़ने नहीं देता, और दूसरा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, किसी से भी ईर्ष्या रखोगे ना आप, तो आपकी खुद की ग्रोथ सप्रेस होगी। अगर आप फूल की तरह खिलना चाहते हो ना, बेसिकली कि ये मेरी लाइफ स्ट्रेस फ्री रहे और मेरा मन मुटाव जितने कम हो, तो जितना सुलझा के चलो ना। अब वो मांझा उलझा के रख दिया है, पतंग उड़ानी है, अब वो आधे घंटा सा, मतलब 1 घंटा तो वो मांझा ही नहीं खुल रहा, इतने में तो लोगों ने पतंग उड़ा भी दी जिन्होंने सुलझा के रखा हो। तो ज़िंदगी को सुलझा के रखो। और आजकल युवाओं में मैं देख रहा हूँ जो मेन प्रॉब्लम है स्ट्रेस। ठीक है, मुझे भी आता है बीच बीच में, क्योंकि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। करेक्ट। बट मैंने देखा यार ये स्ट्रेस क्यों आता है?
तो यंग जनरेशन को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इतना इतना हबड़ा दबड़ी मत करो, इतना दौड़ मत लगाओ एक दूसरे से आगे बढ़ने की ना। मतलब यू आर, अपने मन में सोचो कि यू आर इनफ इज अलोन, और भगवान ने अगर तुम्हें इंसान बना के इस दुनिया में भेजा है ना, तो उसने आपका अच्छा कुछ ना कुछ सोच रखा है। बट किसी को 2 साल लग जाते हैं, किसी को 20, डिफरेंस इतना ही है। ठीक है, ये सब कर्मों का फल है। बट मेरा मतलब ये है कि कंसिस्टेंटली आप मेहनत करते रहो, बट उसके लिए एक गोल होना ज़रूरी है। तो कहने की यही बात है यार, ये सोशल, अब वही है, सोशल मीडिया पर अगर 100 लोग हैं ना, मुझे लगता है कि 95 लोग तो क्या चीज़ बनाते हैं मुझे समझ में नहीं आता, बट 5 लोग बहुत सेंसिबल चीज़ भी बनाते हैं। तो मेरा भी आपके साथ ये पॉडकास्ट करने का उद्देश्य मतलब कुछ भी नहीं है। शायद 2-4 बात कुछ अच्छी किसी को समझ में आ जाएं। आपकी ऑडियंस अलग है, मेरी ऑडियंस अलग है, तो मैं आपकी ऑडियंस के लिए बस अपना टाइम यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। बट सेम टाइम यही बोलूँगा कि बस ये जो इंसान ये अकड़, घमंड से बच गया और किसी से ईर्ष्या करने से बच गया, उसको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगता है आई थिंक लाइफ को काफ़ी डीपली और थ्योरिकल आपने मुझे लगता है काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं, प्रैक्टिकली भी सीखी हैं डेफिनेटली। आई थिंक एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें निकलती हैं। हाँ, मतलब अगर लोगों को लगता है मैंने डॉक्टरेट कर रखी है, मैं इंजीनियर हूँ, 12वीं पास आदमी हूँ, 12वीं में भी कंपार्टमेंट थी, 10वीं में भी कंपार्टमेंट थी, पढ़ाई इतनी समझ में नहीं आती थी। आई थिंक लोहा जो है ना, आयरन, जिस दिन से उससे लड़ना शुरू किया, तो उसने जीवन में उतार चढ़ाव, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, किसी दिन मन नहीं लग रहा तब भी उस लोहे से लड़ना है। तो यानी किसी इंसान से लड़ने की बजाय मैंने उस लोहे से इतनी लड़ाई करी है ना, इतनी स्ट्रगल देख ली, इतने मतलब उतार चढ़ाव देख लिए, तो आई थिंक वो मेरा एक एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है कि उस 4 दीवारी में मैंने ऑक्सफोर्ड में एमबीए कर ली। लेट्स से अगर आप बोलो 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 भैया आपको मार्केटिंग आती है, मैं क्या यार मैं स्पेलिंग लिख दूँ पहले मार्केटिंग की क्या होती है ढंग से, हैं? तो मुझे टाइम दो, MARKETING, ठीक है। बट मैं कहता हूँ मैं मार्केटिंग के हर गुण जानता हूँ। उसके बाद लेट्स से आप बोलो भैया आप सेल्स कर लेते हो, मैंने कहा यार मैंने कोई सेल्स में एमबीए तो नहीं करी, बट मैं अपने आप को बेचना जानता हूँ। ठीक है। और आप बोलते हो भैया आप लोहे से शरीर तराश सकते हो, वो मैंने करा ही है, सोशल मीडिया पे भी कर रहा हूँ, ट्रेन भी कर देता हूँ लोगों को। तो कहने का मतलब यही है कि कॉलेज स्कूल में किताबों से इतना नहीं पढ़ा, मतलब सीख पाया, बट हाँ लोगों से मिला, लोगों से बहुत सीखा। लोग कैसे मेहनत करते हैं, लोग कैसे ग्रो करते हैं, लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होती है। दूसरा, मतलब मेरे तो मतलब फादर फिगर है मिस्टर के एन शर्मा जी, जो देहरादून में है, मैंने उनसे बहुत सीखा। मैं जिसको सबसे पहले ट्रेनिंग करते था, मैंने उनसे बहुत सीखा। तो आई थिंक लाइफ में इतना उतार चढ़ाव देखने के बाद, ये थोड़ी थोड़ी लर्निंग इकट्ठी करने के बाद जब मैंने जेब में रखी, तो मेरी जेब काफ़ी भारी हो गई। बातें तो मुझे बहुत सारी आपसे करनी हाँ है सच बिल्कुल, में। मैं आप अपनी शुरू करो, क्योंकि मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरे को बातें करने का बहुत शौक है। ठीक है, और मुझे ऐसे बंदे से बातें करने का शौक है जो कुछ ना कुछ मुझे भी सिखा सके, और मुझे लगता है इस पॉडकास्ट से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, देखो, पर ये मैं वही बोलूँगा, हाँ, मेरी बातों के चक्कर में ये पॉडकास्ट लंबा ना हो जाए। नहीं नहीं, होने तो दो, ठीक है। है होने तो दो, होने दो। लोग बोलेंगे यार इतना लंबा पॉडकास्ट कौन ही सुनेगा, आजकल तो हम रील 30-30 सेकंड में निपटा देते हैं। निपटा देते हैं। बट एनीवे, नहीं, मुझे लगता है आई थिंक लाइफ के 20 साल आपने एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में दिए हैं, हाँ, और मुझे लगता है कि जब आपका मेजर टाइम एक चीज को बनाने में चला जाता है, तो आई थिंक कहते हैं ना कि एक हर एक चैंपियन का एक प्रिंसिपल होता है, ठीक हाँ, है। तो इसको पॉडकास्ट को मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। चैंपियन ऑफ चैंपियन हो आप, 40 साल की एज में आप एशिया के चैंपियन बने हो, हुँ, ठीक है। तो एक चैंपियन चैंपियन का प्रिंसिपल क्या रहा, आपका प्रिंसिपल ऑफ चैंपियन क्या है एग्जैक्टली आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग? यार प्रिंसिपल, देखो जब मैंने ये शुरू किया था, तो मैंने एक्चुअली में कोई कॉम्पिटिशन खेलने के लिए बॉडी बिल्डिंग शुरू नहीं की थी। मैंने जस्ट टू बी कि मैं यार स्कूल में जाऊँ तो कपड़े पहनूँ तो थोड़ा अच्छा लगूँ, ठीक है। क्योंकि भगवान की दुआ से सांवला रंग था, हाइट छोटी थी, तो कॉम्प्लेक्स बहुत था, तो बस उस कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए जिम चले गए। बट फिर धीरे धीरे मेरे दादाजी चौधरी हुकम सिंह जी, जिनका मैं हर पॉडकास्ट में हर जगह नाम लेता हूँ, एंड ही इज़ नो मोर, वो अब नहीं है, बट मेरे साथ वो हमेशा रहते हैं। उनके जेनेटिक्स की वजह से मेरे जेनेटिक थोड़े स्ट्रांग थे, थोड़ा वेट वूट उठाया तो बॉडी बन गई। बट अगर पूछो कि यार कोई एक
प्रिंसिपल ऐसा होगा तो प्रिंसिपल एक ही फॉलो किया। जिस दिन सबसे खराब दिन था जीवन का, है, उस दिन भी वर्कआउट किया। जिस दिन बहुत खुशी का दिन था उस दिन भी वर्कआउट किया। तो बेसिकली कोई मरा तब वर्कआउट किया, कोई जिया तब वर्कआउट किया, ठीक है। किसी का बर्थडे था तब वर्कआउट किया, किसी की शादी थी तब वर्कआउट किया। तो बेसिकली अगर बोलूं ये सक्सेस है तो सेक्रीफाइस ये है। तो जितने ज़्यादा आप सेक्रीफाइस कर सकते हो वो एक प्रिंसिपल है चैंपियन बनने का। तो मैंने लाइफ में छोटे छोटे इंसिडेंट, अब जैसे एक इंसिडेंट मैं बताऊं कि होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन और ये सब त्योहारों पे सब बच्चे को पटाखे छुटाते हैं, कोई रंग लगाते हैं। बट मुझे, अब जैसे दिवाली के दिनों की मैं बात बताऊं कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम 100% जिम में वर्कआउट कर रहा होता। शाम को जो पटाखे चला रहे थे, मन रोता था यार मैं भी जाऊं पटाखे छुटाऊं, पर मैंने कहा नहीं यार, मेरे को इस यतिंदर सिंह एज एन छवि के लिए काम करना है, तो इसको तो अब करना है। क्यों? और बट छोटा सा गोल था, मिस्टर सहारनपुर बनना है। बट वो धीरे धीरे जर्नी, बट हाँ प्रिंसिपल एक ही है कि अगर आप सेक्रीफाइस कर सकते हो और मूड के हिसाब से मत चलो, ठीक है। कई बार क्या होता है, यार आज मेरा मन नहीं है तो मैं आज काम नहीं कर रहा, यार आज मेरा बहुत मन है मैं बहुत काम कर लेता हूँ, यार मेरे को किसी की शादी में तो बेसिकली आपका दिन कैसा भी हो, मूड कैसा भी हो, वो काम जो है ना वो करते रहो कंसिस्टेंटली। जब आप एक, अब वही है, अगर आप पर्वत को भी तोड़ने लग जाओगे ना, बट रोज तोड़ना पड़ेगा, तो वो लगेगा यार इतना ही टूटा, ये तो इतना बड़ा पहाड़ कैसे टूटेगा, पर तुम वो क्षमता रखो कि मैं रोज एक चीज़ को तोड़ता रहूँगा, तो एक दिन आपको लगेगा वहाँ पे बिल्कुल प्लेन सपाट समतल बन गया है और तुम उस पर क्रॉस कर सकते हो इजीली। तो वही प्रिंसिपल है, कंसिस्टेंसी और सेक्रीफाइस। जब आप बोल रहे हो ना, सच में मेरे ना दिमाग खाली हो जा रहा, पूरा फोकस आपकी वर्डों पे ही जा रहा है मैं में। एक्चुअली मैं दिल से बात करने वाला इंसान हूँ यार। मैं मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा इंग्लिश विंग्लिश और मेरे को ये फैशन वैशन इतना नहीं आता। बट हाँ, मेरे को किसी से भी जब बात करनी है, आपके पॉडकास्ट में मेरी 2 बात किसी को ख़राब लगे 2 अच्छी लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहता हूँ जो अभी 17, 18, 20, 22 साल में है। तो 17 से 22 साल एक ऐसी एज है जब दिल ना बहुत टूट जाता है, लगता है कि यार क्यों, घर वाले अलग प्रेशर कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हैं, कॉलेज में स्कूल में सबसे अच्छा दिखने का प्रेशर। तो बच्चों पे ना आजकल इतना प्रेशर है, अगर आप पूछोगे कि यंग जनरेशन सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे है, सबसे ज़्यादा प्रेशर ही यंग जनरेशन पे, बिकॉज वो एक एज ऐसी होती है जब वो अपने आप को स्टेब्लिश कर रहा है या ये फोकस कर रहा है मैं क्या करूँ ज़िंदगी में, और उस पर एक रिस्क है कि मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। तो मैं बस उनका डर ख़त्म करना चाहता हूँ, डरो मत यार, कुछ नहीं होगा। ओके, आपके इतने सारे वीडियोस, इतने सारे इंटरव्यूज़ हैं, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपकी जो जर्नी है उसके कुछ पार्ट्स, हाँ। ठीक है, उसकी कुछ लर्निंग, कुछ नॉलेज आप दे सको, क्योंकि जिस गहराई से आप बात बता रहे हो ना, वो बनावटी तो देखो कहीं से कहीं तक नहीं लग रही नहीं, ये मेरी लाइफ के सब है ना। इंसिडेंट है। ये मुझे लगता है आप जो बोल रहे हो ना, दिल से बोल रहे हो। अगर मैं इसमें बात करूं कि फर्स्ट टाइम जब आप कंपटीशन खेलने जा रहे थे, उस समय दिमाग में क्या चल रहा था, जीत हार कुछ ऐसा चल रहा था, वो एक्सपीरियंस जानना चाह रहा हूँ बेसिकली। देखो, अगर मुझे सच बोलना है तो वो जो बहुत ही इनिशियल पहला कॉन्टेस्ट था, सहारनपुर लिंक रोड पे मिस्टर असद नफीस जी का जिम था, जो मेरे पहले कोच थे, जो मुझे ट्रेन करते थे, गुरु थे। उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, यतिंदर तुम्हारा एक शर्ट उतारना। मैंने उतार दी। कह रही तुम्हारी फिजिक ठीक है, कल को कंपटीशन खेलो। मैंने कहा मतलब? तो उन्होंने बोला कि एक हम जिम का एक कंपटीशन करा रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे तो घर में मुझे बोलेंगे ये कॉस्ट्यूम पहन के स्टेज पे चढ़ना है, मेरे को तो खुद को शर्म आएगी, और घर वाले तो मेरे को जान से मार देंगे, कह रहे हैं भाई ये क्या है। बट उन्होंने कहा नहीं तुम खेलो। तो मैंने घर वालों को ज़्यादा बताया नहीं, कॉस्ट्यूम खरीदा, लिपस्टिक खरीदी, मैरून कलर की लिपस्टिक को पीस के कोकोनट ऑयल मिला के उसमें उसको अपना लगाया, स्टेज पे चढ़ गया और फर्स्ट आ गया। 20-25 लोग थे आगे, उन्होंने वेरी वेरी गुड तालियां मार दी। मेरे को तो नशा सा हो गया। मैंने कहा ये तालियां बज रही है मेरे लिए। एक छोटी सी शील्ड आज भी रखी है मेरे सहारनपुर में मम्मी के रूम में। तो अब ट्रॉफ़ी डैडी को दिखाई, तो डैडी हमारे हमेशा से ही हौसला देने वाले इंसान हैं। मतलब उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। जिस दिन मैंने बोला कि मुझे पढ़ना नहीं है, उन्होंने बोला पक्का?
मैंने बोला हाँ जी पक्का। तो पिताजी ने बोला कि ला बैग मुझे दे अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है। मैंने बैग उनको दे दिया। कह रहे बस अब ऐसे ही करना कि मेरे पे एक तो उलाहना नहीं आना चाहिए, कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उल्हाना ठीक है, मुझे लगता है उल्हाना सबको पता है क्या होता है। हैं, तो सबसे पहले तो एक उलाहना नहीं आना चाहिए। दूसरा, जब करना तो फिर अच्छा करना। बस वो बात ऐसी जहन में बैठ गई। तो पहले कंपटीशन वो ट्रॉफी देख के वो तो खुश हो गए, पर एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि वही सेम ट्रॉफी जब मैंने अपने और जो साथ रहने वाले लोगों को दिखाई, तो उन्होंने बोला ऐसी ट्रॉफियाँ तो बाज़ारों में बहुत मिलती हैं, पढ़ो लिखो क्या कर रहे हो ये। बट फिर मैंने तब वो तालियां और वो ट्रॉफी का ऐसा नशा चढ़ चुका था, तब से बस आज तक मैं एक ही स्ट्रगल कर रहा हूँ। मुझे ट्रॉफी से घर भरना है, जिम भरना है, मतलब इतना भर देना है कि ट्रॉफी रखने की जगह ना बचे। और और बस उस बात को मैं रोज आज भी जब सुबह उठता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि ट्रॉफी बाज़ारों में नहीं मिलती, ट्रॉफियाँ कमानी पड़ती हैं, मेडल कमाने पड़ते हैं। आज आप मेरे जिम में चले जाओ, घर पे चले जाओ, मम्मी के घर में उधर सहारनपुर चले जाओ, ट्रॉफियाँ हर जगह रखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ प्रूव करना चाहता हूँ ना, आई डोंट वांट टू बी प्रूव एनीथिंग। मुझे कुछ प्रूव नहीं करना, प्रूव कराने करने वाला ऊपर वाला है। बट मैं कहना चाहता हूँ कि वो एक बेसिकली ऐसा पहला कंपटीशन था जिसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। बट उसके बाद मैंने सर को बोल दिया था अब अगर मैं कुछ करूँगा लाइफ में तो मुझे बनना है बॉडी बिल्डर। कैसे बनना है, क्यों तो मुझे पता है क्यों बनना है, कैसे बनूंगा और कब बनूंगा मुझे नहीं पता। बट हाँ, फिर उस दिन से आज तक मैं हर दिन बस उस यतिंदर सिंह एज इन छवि के लिए, अब ये समझ लो, मैं अगर मैं दो आइडेंटिटी कर दूं, एक कर दूं यतिंदर सिंह और एक मैं बीइंग एन अ सोल, उसकी अंदर आत्मा, तो मेरी अंदर आत्मा हर दिन यतिंदर सिंह की बढ़ोतरी के लिए, उसकी सक्सेस के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए काम करती है। दूसरा, इस पॉडकास्ट में आने का यही मकसद है, बीइंग अ सोल के थ्रू आज यतिंदर सिंह को नई ऑडियंस जानेगी। तो समझ लो आई एम अ फिजिकल लेबरर फॉर यतिंदर सिंह। बहुत डार्क एंड डीप आई थिंक ये थॉट है। हाँ, मजदूर हूँ मैं तो यार, मजदूरी करने आया हूँ आज भी यतिंदर सिंह के लिए। बट क्योंकि यतिंदर सिंह किंग है, मेरे दिल में यतिंदर सिंह किंग है, उसको कोई नहीं छू सकता। बट हाँ, अगर आपको उससे बात करनी है तो आई एम अ पर्सन, बताओ जी क्या करना है, पॉडकास्ट करना है जी, ठीक है जी। क्या करना है, कन्याकुमारी जाना है, ठीक है। 200 किलो लोहा उठाना है, ठीक है। तो मैं थकता नहीं हूँ कभी। क्यों? वो यतिंदर सिंह को जब किंग बांध लिया ना, भाई इसको राजा की तरह रखो, तो हर दिन 24 घंटे 365 दिन सोमवार से इतवार काम करो। अमेजिंग आई थिंक मतलब मैंने आपको बोला था ना, इस पॉडकास्ट से ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट कुछ भी प्लानिंग से नहीं है, ऐसा प्लानिंग तो ये रखी तब से खोली का, मैं सवाल भूल जा रहा हूँ। मैं बस बातों में इतना मगन हो गया हूँ, सच में मुझे देखना पड़ रहा है बार बार कि ओके ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, बट चलो इसको है। एनीवे, रैंडमली ही ना प्ले ना करते हैं, दैट्स ओके। है ना। वाई बॉडी बिल्डिंग? अभी आप ही के सवाल में से सवाल निकाला जो भी आप वाई बता बॉडी रहे थे ना, बिल्डिंग ना, वाई बॉडी बिल्डिंग? एक्चुअली मेरी शख्सियत बहुत छोटी है कि मैं कुछ भी चुनूं, समझे। तो बॉडी बिल्डिंग को मैंने नहीं चुना। आई थिंक बॉडी बिल्डिंग एज एन स्पोर्ट, एज ए गेम ने मुझे चुन लिया कि ही इज द राइट पर्सन जो बॉडी बिल्डिंग को बेहतर तरीके से परस्यू कर सकता है। तो ये समझ लो ऊपर वाले का आशीर्वाद समझ लो कि भगवान ने किसी को डॉक्टर बनाता है, किसी को इंजीनियर बनाता है, बट किसी को मूची भी बनाता है, किसी को पायलट भी बनाता है। तो इसीलिए मुझे बस डिसाइड करा था भाई, तो मेरा जन्म बॉडी बिल्डिंग करने के लिए हुआ है, उसके अराउंड मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो मेरा कर्म है, काम है। बट अगर मैं बोलूँ कि मैं बॉडी बिल्डिंग चुनता तो इट्स नॉट पॉसिबल, तो वो भगवान की तरफ से ही है। ओके। बट हाँ, ये है कि जब अगर मुझे ऊपर वाले ने सिम्टम दे दिए हैं कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो फिर मुझे ऐसी करनी है कि कोई ना करे। आई वॉन्ट टू बी वर्ल्ड चैंपियन वन डे, सिंपल, खत्म। आप ऑलरेडी हो, 40 साल की हाँ, एज में कहाँ होता है? नहीं नहीं, मैं ऑलरेडी हूँ। और अभी ये भी है, अगर आपको लग गया है लोगों को कि अब खत्म हो चुका है गेम, अभी तो बेस्ट फॉर्म आनी बाकी है। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? जब 38-40 में रिटायरमेंट की एज हो रही है, मैं एक्चुअली इस माइक के जरिए वो मैसेज लोगों को देना चाहता हूँ, जितने भी तुम में से ये सोच रहे हैं यतिंदर सिंह खत्म हो चुका है, तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के बता दूं
यतेंद्र सिंह फिर आएगा यार। और जब अब की बार तुम उसको स्टेज पे देखोगे, तुम्हें लगेगा ये कहाँ से आ गया भाई, ये तो पहले से भी बेहतर है। तो बस उस बेहतरी के लिए काम हो रहा ये चीज ना आपने एक इंटरव्यू में भी बोली थी है। कि आफ्टर आफ्टर 36, ना। ठीक है, आपने आप चीज़ों से थोड़ा साइड हो गए थे एंड पीपल आर सेइंग कि यतिंदर सिंह तो यूट्यूब पे ज्ञान दे रहा है, बट मुझे लगता है उस ज्ञान देने के लिए भी तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होना बहुत बिल्कुल। जरूरी है। और फ्री में ज्ञान देने के लिए कोई नहीं आता, ना। ठीक है, सब बोलते हैं भैया फ्री में क्यों दे, और मुझे लगता है आई थिंक ज्ञान देना आज की डेट में फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो वाया यूट्यूब हो, वाया सोशल कैसा भी मीडिया हो, माध्यम, कैसा भी किसी हो, भी माध्यम से। हाँ, आपका ज्ञान आज के यूथ को कहीं ना कहीं एक तरह की लर्निंग भी दे रहा है, एक नॉलेज भी दे रहा है और सिखा भी रहा है। और मुझे लगता है आई थिंक ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ ज्ञान बांटो। हाँ हाँ। और ये सोचो ना यार, अब मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो मैं बोलता हूँ मैं तो 7 स्टार में रहता हूँ। अब बहुत सारे गांव कस्बे ऐसे हैं जहाँ लड़कों को एक्सरसाइज करने का शौक है, पर्याप्त साधन भी हैं, यानी 4 डंबल, 4 रॉड, 2 बेंच हैं, छोटे छोटे जिम, बट उनको पता ही नहीं है करना कैसे है। तो लेट्स से वो कोई भी मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख के ये सीख पा रहे हैं कि बारबल को ऐसे उठाना है, बाइसेप्स को ऐसे स्क्वीज करना है, ऐसे उठाना है, इतना उठाना है तो मिडिल डेल्ट वर्क करेगा। तो आई थिंक उससे बड़ा मैं कुछ और कर नहीं सकता अभी। बेसिकली मैं घर घर नहीं जा सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। राइट, बट ये अगर ये वीडियो के माध्यम से लोग, शहरों में नहीं, शहरों में सबके पास ट्रेनर हैं, ठीक है ना, बट गांव कस्बे, लेट्स से मैं ही बोल दूं, मेरा उमरी खुर्द गांव है, ठीक है, रामपुर मनिहारन के पास, तो वहाँ पे लड़के बहुत शौक है यार, बट सिखाने वाला कोई नहीं है। अगर वीडियो सिखा रही हैं तो मैं यार इतना ही कर सकता हूँ, बट हाँ, लोगों को उसको उसको देखने के लिए बस यूट्यूब डाउनलोड करना पड़ता है, और अब तो हर मोबाइल में यूट्यूब है, ऑन करो देख लो। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हाँ, तुम्हारे लिए तो है। सही है। यहाँ पे एक लाइन है कि ज्ञान देने के लिए ज्ञान होना भी तो चाहिए। हाँ, अब ऐसे वैसे मैं जब गुड़गांव में आया तो मैंने कहा यार एक बात बता, ये सीधा देसी से तो काम नहीं चलेगा, थोड़ी इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी। तो मैंने कहा यार कोई कोर्स कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा यार, मैं फिर पूछा कैसे 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 कैसे, तो किसी ने बताया एस कर लो। तो मैंने एस किया, एस के बाद ACSM किया, उसके बाद प्रोग्रेसिव फिटनेस किया। तो ऐसा नहीं है, स्कूल की किताबें नहीं पढ़ी, बट फिटनेस की बहुत किताबें पढ़ी। बट लेट्स से मैं अगर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ एस के, और मैं 4 बार फेल हुआ हूँ इसमें। क्यों? वो मैडम जो जो हम सैटरडे संडे क्लासेस होती थी, अब वो थे फॉरेनर्स पढ़ाने वाली 2 मैडम, वो आती थी टिंग 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 बोल जाती थी, पूरा कोर्स खत्म हो गया, उन्हें बोला यतेंद्र कुछ समझ में आया? मैंने कहा मैडम सच बता रहा हूँ, सच में मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। आपने दिल का पढ़ाया, दिल में आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, ये वो इतना कुछ, मैंने कहा मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कहा मेरे को दोबारा समझना पड़ेगा। तो कुछ किताबों की नॉलेज, कुछ वो लोहे से लड़ लड़ के जिम में जो प्रैक्टिकल हो गया था, उन दोनों का मिश्रण करके मैंने बिल्कुल देसी भी नहीं, बिल्कुल इंग्लिश भी नहीं, उसको यूट्यूब पे थोड़ा डिलीवर करना शुरू कर दिया। लोगों को लगा, बहुत लोग थे जो इंग्लिश विंग्लिश आके समझाते थे, बट एक बंदा आया है, बॉडी बिल्डर है, फिजिक अच्छी है, और हिंदी में शुद्ध स्पष्ट समझा रहा है, कट टू कट, बीच में कोई कुछ नहीं। तो लोगों ने बहुत सराहा, लोगों ने बहुत उन वीडियोस को प्रेम दिया। आई थिंक 15-15 मिलियन व्यूज़ उनके गए हैं। तो अगर उन 15 मिलियन लोगों को वो वीडियो पसंद आई है तो थैंक यू सो मच। बट अब ये यूट्यूब भी, एक्चुअली जब ये यूट्यूब शुरू करना था तो मतलब ऐसे ही घर पे बात, मतलब टीम में जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, और आई एम लकी इनफ, मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग काम करते हैं, हम सब लोग डिस्कशन करते हैं क्या करना है, कैसे कर सकते हैं। तो जैसे किसी ने बोला, अब कोविड के टाइम में लॉकडाउन था, कि वीडियोस बनाते हैं, तो यूट्यूब चैनल था, 20,000 सब्सक्राइबर थे, उस पर कंपटीशन की वीडियोस आती थी। तो मैंने कहा कैसे बनाएंगे, मेरा बोलना बोलना काम नहीं है यार, मेरे को नहीं आता ये बोलना बोलना, कैसे बोलना है। उसने कहा आपको जो एक्सरसाइज सिखानी आती है? मैंने कहा आती है। जैसे आप किसी को एक्सरसाइज कराते हो उसको रिकॉर्ड करते हैं मोबाइल पे, ठीक है, पहली वीडियो मोबाइल पे रिकॉर्ड करी, मेरे को उसको बनाने में 4 घंटे लग गए, कट कट कट, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, अरे भैया छोटा करो, तो वो करा। बट जब पहली वीडियो बनी, मैंने उस टाइम पे एक नोन यूट्यूबर ही है, काफ़ी अच्छे, उनसे हमारी बातचीत है, मैंने उनको कॉल किया,
मैं कहा यार, पहले तो मैंने उनको मैसेज किया, यार मैं ऐसे ऐसे ना एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूँ। उनका भी फिटनेस का यूट्यूब चैनल है। तो उन्होंने मुझे मैंने उनको बोला कॉल पे बात करनी है। तो मैंने कॉल पे, उन्होंने कहा कर लो। तो मैंने बोला यार मैंने ना यूट्यूब चैनल शुरू करा, आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए यार, कि कैसे बनाते हैं, माइक का क्या सिस्टम है, कैमरा करना है, मोबाइल से करना है, फिर जब डाउन मतलब उसको डालेंगे तो कीवर्ड्स होंगे, क्या होंगे। तो उन्होंने कहा वैसे तो यार एक्चुअली ये बेकार काम है, कुछ काम है नहीं इसमें, और तुम्हारा काम बॉडी बिल्डिंग करना है तो बॉडी बिल्डिंग करो, यूट्यूब चैनल चलाना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा बट यार मुझे ट्राई करने दो। तो उसने कहा ठीक है कल बात करते हैं। वो दिन है, आज का दिन है, फ़ोन ही नहीं उठाया। हम्म। तो उस दिन मैंने सोच लिया था, अब मुझे इस चैनल को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फिटनेस यूट्यूब चैनल बनाना है, ठीक है। उस दिन से मैं इतना अब, और ऑलमोस्ट हम नंबर्स में ऑलमोस्ट पहले पे आने वाले हैं, ठीक है। ग्रेट। बट पहले वाले में और अब में सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि हम बिल्कुल एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, हम इधर उधर नहीं जाते। बट मैं थोड़ा ज़िद्दी हूँ, मेरे को जब कुछ हो जाता है ना, मेरे को ये करना है तो मेरे को फिर करना है। दिल ये हाँ, जिद्दी है। तो फिर उस दिन मैंने कहा अब भी मैं बोलता हूँ। और सुनो, बीच की कुछ वीडियोस में मैंने ये बोलना शुरू कर दिया, स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदुस्तान के सबसे बड़े फिटनेस यूट्यूब चैनल में। ऑल्दो तब नहीं था, बट मैंने कहा इसको बोलो, जितना बोलोगे उतना होगा। यूनिवर्स है ना, कोई तो सुन रहा होगा बैठ के। बट आप बिलीव नहीं करोगे, इस यूट्यूब में इतनी मेहनत करी है ना, इतनी मेहनत, कि अगर मैं आपको एक जो एजुकेशनल वीडियो बैठ के बनाते हैं उसका रॉ कट दे दूंगा ना, आपका सिर घूम जाएगा, इतने कट्स अरे देखिए मैंने वो डबल रोल वाले भी आपने बनाई बनाई मैंने हुई है बहुत मतलब काम किया है। हाँ। तो ये हिंदुस्तान का ऑलमोस्ट नंबर 1 फिटनेस यूट्यूब चैनल बन चुका है, बट ये बना आप सभी लोगों की वजह से। तो हमें इसको और मतलब बढ़ाना है, आप सभी लोग और सपोर्ट दो, इसको नंबर 1 पे लाना है। अगेन आई डोंट वांट टू प्रूव एनीवन, बट मैं ये कहना चाहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ वो आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कोई ना कर सके। बस सीखने की और वो ज़िद होनी चाहिए कि मुझे करना है यार, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, किसको करना है, वो सब हो जाएंगे। क्यों, कब, कैसे को हटाओ और करो। तो बेसिकली हम इंसान, हम बीइंग एन ह्यूमन, ये मान लेना चाहिए कि यार हमारा मतलब ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में जो आप नहीं कर सकते। मेरे जैसा नौसिखिया कर सकते हैं तो आप सब लोग तो एक्सपर्ट हो। फिर वही बोलूँगा, 16 से 22 वाले घबराओ मत, कर लोगे तुम। ओके। और अगर मैं एक सवाल है मेरे माइंड में कि चैंपियन ऑफ चैंपियन की जो जर्नी आपने इतनी सक्सेसफुल बनाई है, उसके पीछे की क्या मोटिवेशन थी? मतलब बीइंग, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है। अच्छा, इस एज में आके हाँ, सडनली सारी चीजें वापस से आपने रिकॉल करी हाँ, और आपने एक ट्रॉफी, एक खिताब अपने नाम पे लगा लिया कि भैया मैं 40 साल की एज में आज एशियन चैंपियन बन चुका हूँ, चैंपियन ऑफ चैंपियन। हाँ। उसके पीछे का मोटिवेशन क्या था? उसका पीछे का मोटिवेशन एक्चुअली 2018 में सेम कंपटीशन एशिया चैंपियनशिप हो रही थी पूना में। मैं था ओवरऑल फाइट में, और एक लड़का और था मिस्टर सुनील यादव। तो हम दोनों की में से ही किसी एक को चैंपियन बनना था ओके। 2018 में। बट वो 2018 में मेरा लक नहीं था। फिजिक दो हम दोनों की अच्छी थी, मैं ये नहीं कह रहा मेरी अच्छी थी या उनकी नहीं थी या उनकी अच्छी थी, हम दोनों की फिजिक अच्छी थी, बट वो उनका दिन था। वो चैंपियन ऑफ चैंपियन बने 2018 में एशिया में, मैं रह गया। बट मेरा को ये था कि अब मेरा नाम अनाउंस होगा। तो वो जैसे नहीं हुआ, तो पैरों के नीचे से जैसे एकदम ज़मीन निकल गई हो ना, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। बस उस दिन मैंने सोच लिया था कि मेरे को एक बार एशिया में चैंपियन ऑफ चैंपियन ओवरऑल टाइटल लेना है। कैसे, क्यों, वो नहीं पता था। बट प्रॉब्लम ये हुई कि 2019-20 ये सब कोविड में निकल गया, 2021 में मैं खेल नहीं पाया, बट 2022 में वही सपना पूरा हुआ। तो बेसिकली क्या होता है, सपने हम सब लोग देखते हैं, हम्म। बट सपने देखने से कुछ नहीं होता। जैसे सब्जी कच्ची खा लोगे तुम, सब्जी को पकाना पड़ता है ना, इसीलिए सपनों को भी पकाना पड़ता है। अब वो कितने टाइम में पकेगा, वो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। तो मैंने वो 2018 से, ये समझ लो कढ़ाई थी और एक सपना था चैंपियन ऑफ चैंपियन, मैं रोज आके उसमें करछियाँ मारता था। किसी दिन तो पकेगा, पक गया वो 2022 में। करेक्ट। हाँ, इतने सारे ट्रॉफीज, इतनी सारी चैंपियनशिप, इतने सारे आपने बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जीते हैं और अपने नाम
दर्ज किए हैं। आपको क्या लगता है लाइक विनिंग और सक्सेस दोनों सेम हैं या दोनों में बहुत डिफरेंस है? देखो, रियल ट्रूथ तो यही है, जब आप विन करते हो तो आपके लिए सक्सेस थोड़ी ईज़ी हो जाती है, समझे? क्योंकि जो जीता वही सिकंदर। फर्स्ट को सब याद रखते हैं, बट मैं बोलता हूँ यार सेकंड वाले ने भी तो उतनी मेहनत की है, बट पता नहीं क्यों सेकंड वाले का कोई नाम ही नहीं लेता। क्यों हमेशा फर्स्ट वाले को ही वो मिलता है? तो ये तो है यार, जो जीता वही सिकंदर। तो बेसिकली मतलब दिस अ हार्ड ट्रुथ, ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है कि जब आप जीतते हो तभी आपको सक्सेस मिलती है। तभी आप मतलब आप बेसिकली आप लोगों की निगाहों में आ जाते हो। जब आप लोगों की निगाहों में आ जाते हो वहीं आपके खरीदार भी मिलते हैं, वहीं आपके बोली लगाने वाले भी मिलते हैं, और वहीं आपको काम देने वाले भी मिलते हैं, वहीं आपको प्रशंसा करने वाले भी मिलते हैं। बट जब आप सेकंड आते हो तो आपके प्रशंसक कम हो जाते हैं, आप पे नज़रें कम पड़ती हैं, तो काम मिलना मुश्किल हो जाता है। तो वो किसी भी फील्ड में, अब मैं बोलूँ यार मेरे को लेट्स से एक छोटा सा कोई ऑपरेशन कराना है, मैं क्या ढूंढूंगा? हु इज़ द बेस्ट डॉक्टर फॉर दैट करेक्ट। पर्टिकुलर वो। अब जिसने उसमें महारत हासिल करी हुई है वो उसकी सक्सेस है। तो मैं उस सक्सेस को इजीली मिल गया बिकॉज वो अच्छे डॉक्टर हैं और मुझे सर्जरी करानी है, खत्म बात। बट डॉक्टर तो उनसे उनके लेवल के और भी होंगे ना। तो वही है, विनिंग इज बेसिकली आपके रास्ते खोल देती है और रास्ते थोड़ा आसान कर देती है। मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, हम्म। उसमें मैंने देखा कि आपने ना 3 चीज़ें बड़ी पॉपअप की थी उस समय पे। पहला मेंटल हेल्थ, हाँ। दूसरा फिजिकल हेल्थ हम्म। एंड थर्ड वन इज़ इमोशनल हेल्थ। हम्म। अगर मैं आपको पूछूँ आप इन चीज़ों को कैसे कैटेगराइज करते हो? आई थिंक इमोशन मुझे मेरे हिसाब से मुझे लगता है इमोशन हेल्थ सबसे ऊपर होनी चाहिए, हम्म। क्योंकि उसी से मेंटल और फिजिकल बनते हैं। तो इस हम्म। पे आपका क्या टेक है? एक्चुअली आजकल जो भाग दौड़ है ना, मुझे बाइसेप बनाने हैं, मुझे चेस्ट बनानी है, मुझे कंधे चौड़े करने हैं, वो तो बात ठीक है। दैट मीन्स फिजिकल फिटनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भागो, दौड़ो, कोई स्पोर्ट्स खेलो, जिम जाओ, तो किसी भी तरीके की एक्टिविटी आपको फिजिकली स्ट्रांग बनाती है, एक दिन में नहीं। बट हाँ, जब आप मतलब 365 दिन करोगे तो आपको लगेगा जब मैं पहले दिन मेरे अंदर जो स्ट्रेंथ थी वो 365वें दिन स्ट्रेंथ इंप्रूव हो गई। बट इन सब के चक्कर में जो दो चीज़ें हम मिस आउट कर देते हैं ना, वो है इमोशनल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। तो बेसिकली हम उस ट्रायंगल को नहीं बना पाते। तो दिस इज इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल। तो हमारा बेस तो स्ट्रांग है, बट बेस को कभी ये नहीं मिल पाया, ठीक है? क्योंकि हमें किसी ने सिखाया ही नहीं यार। हमें ABCD, ऊड़ा एड़ा ईडी ससा आ, या कै का खा गा, ये सब ने सिखाया। बट हमारे घरों में ये नहीं सिखाया किसी ने कि हमेशा हमेशा तेरा शरीर साथ देगा, बट ऐसा दिन आएंगे जब तेरा दिमाग गिव अप कर देगा। तो व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ हमें किसी ने बताया ही नहीं। बट अभी के टाइम में मेंटल हेल्थ के अराउंड बहुत सारी वीडियोस आप देखते होंगे कि उसको प्राथमिकता दी जा रही है। हम्म। उसको प्राथमिकता इसलिए दी जा रही है कि दिस इज़ बेसिकली अ ट्रांसफार्मर, जहाँ से हर जगह बिजली आती है। तो अगर आपको फिजिकल स्ट्रेंथ भी बनानी है तब भी आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेंटल के लिए आप, जैसे लेट्स से मुझे गाने गाने का शौक़ है, गाने सुनने का शौक़ है, तो वो मेरी मेडिटेशन है। किसी को हनुमान चालीसा पढ़नी है, किसी को राम जाप करना है, किसी को पूजा पाठ करनी है। तो हर तरह की मेडिटेशन इज़ अ डिफरेंट मेडिटेशन। बट मैं सबको यही बोलूँगा कि 1 घंटा जिम तुम जाते हो या 1 घंटा कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो, सुबह उठ के रात को सोने से पहले अगर तुम किसी भी तरीके की मेडिटेशन कर सकते हो अपने दिमाग को स्थिर रखने के लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट यार हमें कभी ये भी नहीं बताया कि लेट्स से मैं अगर लेट्स से अपने पास्ट में चला जाऊँ, मैं 17 साल का हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है कोई, है जिससे मैं प्रेम में हूँ। अब हूँ या नहीं हूँ पता नहीं है, बट अट्रैक्टिव हूँ, अटैचमेंट है। अट्रैक्टिव हूँ। अब वो मुझे छोड़ के चली गई है, हुँ? किसी भी कोई रीज़न। तो क्या होगा? इमोशनल हेल्थ हिलेगी मेरी, कि मेरे इमोशन हिलेंगे। बट लेट्स से अगर हम ये कहें कि हम पहले से ही इन चीज़ों के लिए तैयार हो जाएं कि कुछ भी चीज़ जो है ना वो परमानेंट नहीं है। तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ के जाएंगे, ठीक है ना? तुम्हारे हाँ सबसे परिजन भी तुम्हें छोड़ के जाएंगे, बट अपने आप को ये बात समझाते रहना और इमोशनल हेल्थ को उतना रखना कि
जब मेरा सबसे क्लोज वन मुझे छोड़ के जाएगा तब मुझे इमोशनली स्ट्रांग रहना है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से फिजिकल फिटनेस के साथ साथ इमोशनल और मेंटल फिटनेस पे भी उतना ही ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। तो मेडिटेशन सबसे बेस्ट। मैं, और ऐसा नहीं है मेरे को स्ट्रेस नहीं हुआ या मेरे को एनजाइटी नहीं हुई या मैं कभी लाइफ में डिप्रेस नहीं हुआ, मैं बहुत हुआ, बहुत हुआ। बट मुझे लगा कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि मेडिटेशन करो, ध्यान करो। हाँ, उस ध्यान से मुझे इतना बेनिफिट हुआ कि मैंने सोचा भी नहीं था कि अगर मैं आधे घंटे पौन घंटे मेडिटेशन कर लेता हूँ, डीप ब्रीदिंग, उसी से मेरे को सांसों पे कंट्रोल आ जाता है। तो कुछ भी जब ऐसी चीज़ होती है जो मैं नहीं चाहता हो तो सांस उखड़ने लगते हैं, ऊपर तेज तेज हो जाते हैं, वही तो एनजाइटी है। Correct. तो बस अगर आपको सांसों पे कंट्रोल करना आता है तो आई थिंक गुड इनफ है। तो सबको मेरे हिसाब से मेडिटेशन करनी चाहिए। ओके, एक सवाल और है। आई थिंक इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हो, बता भी सकते हो। जैसे आप कोई भी कंपटीशन लड़ते हो, ठीक है, ये एक यूथ के लिए एक लर्निंग भी है, ठीक है, कहीं ना कहीं सेल्फ हाउ टू डील विद द सेल्फ डाउट। जब भी आप कंपटीशन लड़ रहे हो या कंपटीशन में जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं माइंड में ना एक ये चलता है, यार कर पाऊंगा नहीं। तो उस चीज़ को कैसे डील करें आज की डेट में? वही है बस कि लेट्स से आपके हाथ में क्या है। आप उस कॉन्टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, अपनी डाइट अच्छी रख सकते हो, कंसिस्टेंटली वर्कआउट कर सकते हो, टाइम से सो सकते हो, टाइम से उठ सकते हो। पर निर्णय जो है, डिसीजन जो है, वो आपके हाथ में नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इस बात का परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाती है कि रिजल्ट आपके हक में होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि रिजल्ट की चिंता में अगर तैयारी अच्छे से नहीं करी तो रिजल्ट आपके पक्ष में होगा या नहीं होगा, वहाँ प्रॉब्लम है। तो मुझे ये लगता है कि जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है, जिस पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, जैसे 2018 में मैं अपनी तैयारी करके जा सकता था बट वो दिन मेरा नहीं था। बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई भी दिन तुम्हारा ना हो, कोई तो दिन तुम्हारा होगा। तो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन अच्छे से होनी चाहिए, आज नहीं तो कल डिसीजन जो है वो आपके पक्ष में होगा। ओके, अभी सोशल मीडिया पे आप देख रहे होगे, अंकित का बहुत वो चल रहा है, जिसने 75 हार्ड चैलेंज किया है। हाँ, कैसा कैसा रहा? मतलब हर एक इंसान को मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। देखो 75 डे हार्ड चैलेंज जैसे अंकित ने किया, और बट प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से अगर अगर अंकित के बारे में बात करें, क्या सिर्फ 75 दिन किया? नहीं ना। नहीं, हाँ, वो वो तो पिछले 10 सालों से सेम चीज़ कर रहा सेम है। चीज़ कर रहा है। बट लोगों ने अभी देखा। हम्म, तो यानी जो आपका पहला सवाल था कि सक्सेस या विन कैसे मिलेगी, तुम अपना कर्म करते चले जाओ। बट अब लेट्स से अंकित तो पिछले 10 सालों से कर रहा होगा ना ये सब। बट हाँ, जब जब भगवान ने, जब ऊपर वाले ने सोचा हुआ था तो उसको उसका रिजल्ट भी मिल गया। बट वो अगर उस रिजल्ट की चिंता में उस प्रिपरेशन को ना करता तो फिर तो मुश्किल था। बट मेरा कहना यही है कि हाँ, सभी को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और मैं बताऊं, फिटनेस से प्यारी चीज़ एक्चुअली कुछ नहीं है। अगर लेट्स से अब मैं बोलूं कि मैं कॉन्फिडेंटली इस माइक में आपके सामने बैठ के बोल पा रहा हूँ ना, उसका एक ही वो है मेरे पास, कि मेरे पास क्या है, मेरे पास फिटनेस है। उस फिटनेस ने कॉन्फिडेंस इतना फूंक दिया कि अब कहीं भी जाता हूँ तो कॉन्फिडेंटली बात कर लेता हूँ, चाहे उस विषय के बारे में ज्ञान हो या ना हो। तो फिर घर बैठ के सोचता हूँ तो मुझे कैसे होता है ये। ओहो, बिकॉज मैं रोज़, अभी भी जैसे आप आज आना था, मैं सुबह उठा, रोज़ का अपना 40-50 मिनट का कार्डियो किया, कार्डियो के बाद नहाया, मील ली और फिर आया। तो सुबह का जो कार्डियो है, दिस इज़ लाइक अ मेडिसिन। कोई दवाई खा के फिर आते हैं। तो आई थिंक हर इंसान को किसी ना किसी तरीके की फिटनेस एक्टिविटी में अपने आप को इंडल्ज करना चाहिए। वो कुछ भी हो सकते हैं, योगा, जैसे आप अखाड़े में जाओ, आप जिम में जाओ, आप रनिंग करो, आप कोई स्पोर्ट्स खेलो, किसी भी तरीके की, उससे लाइफ थोड़ा आसान हो जाती है। मतलब बाकी चीज़ें करनी बहुत आसान हो जाती हैं, क्योंकि ओके, क्योंकि कोई भी खेल या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपको डिसिप्लिन सिखाती है, और वो डिसिप्लिन आपके पूरे तय जीवन में काम आता है। करेक्ट। और इसी पे मेरे को लगता है, आई थिंक आपका हर लाइक जैसे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ की बात करी थी, हाँ जी। तो अगर आदमी फिट है ना, हम्म। तो फिट तो डिसिप्लिन से ही आता है।
और आई हाँ, थिंक उसके बाद फिर सक्सेस आती है। अगर आप हर चीज़ में डिसिप्लिन हो तो फिर कहीं ना कहीं जो चीज़ आप सोच रहे हो वो उस मुकाम तक आप इजीली पहुंच सकते हो। हाँ। तो अगर लेट्स से लगाओ मुझे कहीं जॉब के लिए जाना है और मेरा आज इंटरव्यू है और मेरा पेट निकल रहा है, इतना, शर्ट फँस रही है और मैं अपना इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो आई थिंक जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है ना, उसको लगेगा कि यार जो इंसान अपना पेट कम नहीं कर सकता, अपना ध्यान नहीं रख सकता, वो मेरी कंपनी का क्या ध्यान रखेगा? तो मुझे लगता है कि अगर आप फिट हो फिज़िकली, और मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब भी आप कहीं जाते हो, आपकी उस फ़िटनेस की वजह से आपको प्राथमिकता मिलती है कि यार बड़े फिट हो सर, इंटरव्यू बाद में लेंगे। ये फ़िटनेस का राज बताओ। बताओ। क्योंकि सबको, एक बात बताओ, किसी को बूढ़ा दिखना पसंद है? सबको अच्छा दिखना पसंद है, सबको लगता है स्किन खिंची रहे, बाल हों सिर पे, थोड़ी-सी बॉडी हो, कॉम्पिटिशन नहीं खेलना, थोड़ी-सी बॉडी हो, कपड़े पहने अच्छे लगें। तो अच्छा दिखना तो मुझे लगता है, आप कमेंट बॉक्स में बताना तुम में से कोई है ऐसा जिसको अच्छा दिखना पसंद नहीं है? तो अच्छा दिखना सबको पसंद होता है और अच्छा दिखने का एक ही तरीका है कि व्यायाम करो। तो मुझे वो प्राथमिकता मिली, तो मुझे लगता है कि जब मैं इंटरव्यू में जाऊँ, मेरी थोड़ी-सी फ़िज़ीक अच्छी हो, पेट ना निकला हो, अच्छे से कपड़े पहने हों, तो वो बोलेगा यार इंटरव्यू बाद में करते हैं, पहले ये बताओ, ये कैसे कर रखा है यार इतना फिट? राइट। तो आई थिंक इसीलिए वो भी ज़रूरी है। ओके। एक बॉडी बिल्डर के लिए सबसे बुरा दौर कौन सा होता है? बॉडी बिल्डर को आई थिंक जब भी किसी तरह की इंजरी हो जाती है ना, और आई थिंक कोई भी बॉडी बिल्डर ऐसा नहीं होगा जिसको, आपको भी हुई हाँ, थी, सबको है ना? होती है यार। हाँ। जब वो इंजरी हो जाती है और उस इंजरी की वजह से वो घर बैठ जाता है, थोड़े समय के लिए वर्कआउट नहीं कर पाता, स्टेज पे compete नहीं कर पाता, और लोगों के सामने अपने आप को पोजिंग करता हुआ नहीं देख पाता, तो आई थिंक वो सबसे ख़राब दौर होगा और सारे बॉडी बिल्डर मुझसे रिलेट करेंगे, और सभी को होती है और सभी उससे कर भी लेते हैं, मतलब ओवरकम। बट ऐसा आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता किसी ने ओवरकम ना किया हो, कर लेते हैं। बट इंजरी का थॉर बॉडी बिल्डर के लिए वही सबसे ख़राब होता है। जो बॉडी बिल्डर का सबसे बड़ा पैशन क्या है? लोहा उठाना। अब उस इंजरी की वजह से वो लोहा नहीं उठा पा रहा, बस उसकी वही टेंशन है। हाउ टू डिफाइन एक न्यूट्रिशन, वर्कआउट एंड हेल्दी चीज़ें। तो अगर इसकी परसेंटेज आपसे मैं पूछूं हम्म तो आप किसको क्या परसेंटेज दोगे? फूड को कितनी परसेंटेज दोगे? वर्कआउट को कितनी परसेंटेज दोगे? हम्म तो ये 60-40, 80-20, ये रेशियो आई थिंक डिवाइड ना करो। मुझे लगता है 100% वर्कआउट, 100% डाइट, ठीक है, 100% स्लीप। हाँ, इसको मैं मिस कर गया। हाँ, 100% स्लीप अगर होगी तो अच्छी बॉडी, वो फिर कंपटीशन के लिए करनी हो, जनरल फिटनेस के लिए करनी हो, किसी भी के लिए, तो आपको 100% देना पड़ेगा। अगर आप, मैं बोलूँ यार मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है 200 ग्राम पर डे, बट मैं 50% करता हूँ 100 ग्राम। मेरी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है 2 घंटे, मैं करता हूँ 1 घंटे, 50% देता हूँ। बट 50-50 तो 100 हो गया ना। 100 से काम नहीं चलेगा यहाँ पे। 100, 200, तब जाके थोड़ी प्रोग्रेस होगी। तो सबको ये ध्यान रखना चाहिए, 100% करो यार, कुछ भी करना है जो। ओके। और उन यूथ को क्या बोलोगे? बिकॉज आज की डेट में आप देखते होगे कि आज के यूथ की प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ ना ऐसे चाहिए, हम्म बॉडी ऐसे चाहिए, चाहे वो इंजेक्शन लगा के बना रहे हो, कैसे ही बना रहे हो। हम्म बट इस पे मैं आपका एडवाइजरी एक नोट लेना चाह रहा हूँ हम्म कि ऐसे यूथ को क्या आप रिकमेंडेशन या क्या एडवाइस रहेगी जो इस इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हो? हम्म दूसरा, जिनको एक नॉर्मली, एक अगर मैं पूछूँ एक फिट इंसान कौन है? हम्म एक फिट इंसान वही है ना जिसका पेट ना निकला हुआ, या जरूरी नहीं है कि किसी का पेट भी निकला हुआ, वो अंदर से इंटरनली फिट हो सकता है हम्म कि भैया अगर मेरा पेट भी निकला तो मैं 10 किलोमीटर की रनिंग कर सकता हूँ। दैट हाँ इज कॉल्ड फिट हाँ इंसान। तो उसके हाँ। उसमें सो थोड़ा सा बताओ। फिटनेस की जो पहली डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी, वो ये थी कि अगर आप अपनी दिनचर्या को बिना थके बिना रुके कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड फिटनेस, ठीक है। बट अगर मैं अपनी दिनचर्या नहीं पूरी कर पा रहा हूँ, थक रहा हूँ, सांस चढ़ रहा है, और नींद ढंग से नहीं आ रही, थकान हो रही है, दैट मीन्स यू आर नॉट फिट। तो पहले तो फिटनेस इज नॉट कि बॉडी बिल्डिंग करना इज नॉट फिटनेस। वो एक अलग ही डायरेक्शन है, एक अलग ही दिशा है, एक अलग गेम है। तो हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स को अलग रखते हैं, वो एक अलग सेगमेंट है, वहाँ पे मैं अपने आप को उस सेगमेंट में रखता हूँ। बट जब हम बात करते हैं जनरल फिटनेस की, तंदुरुस्ती की, अच्छा दिखने की, थोड़ी सी फिजिक की,
उसके लिए अगर आपको लगता है कि आप ये कोई भी इलीगल सब्सटेंस यूज करके जल्दी बॉडी बना लोगे, तो मैं ये बता देता हूँ, दिस इज अ स्लो पॉइजन। आप आज नहीं तो कल मरोगे, किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाओगे। तो अगर जनरल फिटनेस अचीव करनी है, जिसकी डेफिनेशन मैंने बताई कि अपनी दिनचर्या आप बिना थके बिना रुके कर सकते हो, उसका एक ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है, अच्छा खान पीन, अच्छा वर्कआउट। बट आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी डिपेंड करेगा आपकी जेनेटिक्स पे। आप एक्टोमॉर्फ हो, एंडोमॉर्फ हो, मेसोमॉर्फ हो। तो मेसोमॉर्फ की फिजिक जल्दी बन जाती है। जी, क्या होता है इसको थोड़ा एक्चुअली सा? एंडोमॉर्फ बेसिकली जो लोग बचपन से पतले रहे हैं, अच्छा, ओके। सॉरी, एक्टोमॉर्फ बेसिकली जो बचपन से पतले रहे हैं, एंडोमॉर्फ जो बचपन से थोड़े मोटे रहे हैं, और मेसोमॉर्फ जो ना मोटे हैं ना पतले हैं, जिनके थोड़े ब्रॉड स्ट्रक्चर है। तो जो ब्रॉड स्ट्रक्चर बचपन से गॉड गिफ्ट है, वो जल्दी फिजिक बना लेते हैं। एंडोमॉर्फ बेचारे थोड़ा भी खाते हैं मोटे हो जाते हैं, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। एक्टोमॉर्फ को जो पतले होते हैं उनको बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है। तो बेसिकली अब मेसोमॉर्फ को हो सकता है 365 दिन लगें, ठीक है, एंडो को हो सकता है 3 साल लगें, एक्टो को हो सकता है 5 साल लगें। तो बट आपको उतना तो वेट करना पड़ेगा जब तक आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी और अच्छी बनेगी। बट जितना भी यूथ है, अब प्रॉब्लम पता है क्या है, किसी में उतना पेशेंस नहीं है, सबको चाहिए क्विक। क्विक। तो क्विक जितना क्विक होगा उतना जल्दी बैठ जाओगे आप। और अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमने कैटेगराइज पता क्या कर दिया, सप्लीमेंट इज स्टेरॉइड्स। तो हम सबको, सबके पेरेंट्स को, सबके बड़ों को, जो अपने बच्चों को बोलते हैं यार ये प्रोटीन का डब्बा लेके क्या करोगे, हैं। तो मैं उन सबको बोलना चाहता हूँ कि हमें थोड़ा सा एजुकेटेड होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको अच्छी फिजिक बनानी है तो सप्लीमेंट इज़ रिक्वायर्ड। सप्लीमेंट इज़ बेसिकली जो आपकी जर्नी को थोड़ा सा आसान बना देते हैं। बट अगर आप बोलो कि आपको कोई इलीगल सब्सटेंस स्टेरॉइड्स यूज़ करके बनानी है, तो स्टेरॉइड्स इज़ पॉइजन। सप्लीमेंट इज़ फाइन, जो आप खा रहे हो किसी की गाइडेंस में, तो बिल्कुल ठीक है। बट हाँ, अब एक बात बताओ, जिस बच्चे को कंपटीशन नहीं खेलना और वो ये स्टेरॉइड्स यूज़ करता है, तो वो तो आज नहीं तो कल मरेगा। करेक्ट। तो ऐसे काम मत करो। और लेट्स से आपको कोई सजेस्ट भी करता है, लेट्स से आपने बोला मुझे अच्छी फिजिक बनानी है, और किसी ने बोल दिया आपको यार ये यूज़ कर ले, ये यूज़ कर ले, तो ऐसे लोगों से भी थोड़ा दूर रहो। क्योंकि कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग अगर आपको करनी है, तो आपको किसी अच्छे कोच के अंडर गाइडेंस लेके ही सब कुछ इस्तेमाल करना चाहिए। अनलेस आप अपना नॉर्मल एक्सरसाइज करो, डाइट लो अच्छी, और थोड़ा सा पेशेंस रखो, डिपेंडिंग ऑन योर जेनेटिक आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। तो वैसे तो मुझे लगता है कि हमने काफ़ी सारी बातें कर ली स्टार्टिंग में मैंने जैसे। बोला था मेरे को हाँ। बातें करने का बहुत शौक है यार। बट मुझे लगता है आई थिंक काफ़ी नॉलेज आपने शेयर करी है, आपकी जर्नी के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो लोगों को जो इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आए होंगे तो उनको हेल्प मिलेगी। लास्ट में मैं ये, आशा करता हूँ। है ना, लास्ट में मैं ये आपसे पूछता हूँ कि यतेंद्र सिंह को सबसे ज़्यादा करना क्या पसंद है लाइफ में? लाइक बॉडी बिल्डिंग तो डेफिनेटली आपका प्यार है, एक्सरसाइज करना सबसे ज़्यादा पसंद उसके है। अलावा? एक्चुअली एक्सरसाइज नहीं, मेरी वो छवि को बिल्ड किया है, तो वो तो मेरा पहला प्रेम है। मैं उसको तो साइड कर रहा हूँ ना, हाँ। वो तो आपका प्रोफेशन है। ठीक है। इसके अलावा क्या? उसके अलावा मेरे को गाने सुनना बहुत पसंद है। तो ये कह दो ये दोनों कॉम्बिनेशन है, गाने सुनते सुनते एक्सरसाइज करना, अरे वाह, ये पसंद है। तो सुना दो फिर कुछ आज, गाना 2 लाइनें सुना दो चलो। यार, मैं एक्चुअली वो क्या नाम, लिरिक्स ना भूल जाऊं, हाँ तो हाँ, कोई उसके नहीं। उसके लिए क्षमा जाओ, मेरे को हाँ। लिरिक्स, मेरा मोबाइल मंगवा दो यार। मोबाइल देना भैया का। एक्चुअली अपनी लाइफ स्टोरी पे तो मेरे को था कभी यार गाना बनाएंगे, तो फिर सोचा ऐसा, एडी भाई ने गानों को शब्द ऐसे दिए, जो चलता चला चल गाना जिसने नहीं सुना है वो सुने जाके। और क्योंकि मैं फिर कानों के हाथ लगाऊंगा, सतिंदर सरताज जी का फ़ैन हूँ, तो उन्हीं का गाना है। मैं बीच में बोल बोल के भी सुनाऊंगा, बट इसके शब्द मतलब समझना, और ये समझना कि ये ज़रूरी नहीं है अपनी प्रेमिका के लिए गाया गया है। हो सकता है मैं अब जिस जिम में मेरी इस शख्सियत को बनने में मदद मिली है, मैं उनके लिए गा रहा हूँ। तो ये गाना जो मैंने लिरिक्स खोल लिए हैं, पूरा नहीं, मैं बीच बीच में बोल के सुनाऊंगा। और मैं सिर्फ इसको सुनाना नहीं चाहता, मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी तुम कोई गाना सुनते हो ना, उसके लिरिक्स समझा करो।
और लिरिक्स ज़रूरी नहीं है एक ही डायरेक्शन के लिखे लिखे गए हों। अब जैसे ये गाना आपको लगेगा कि सिर्फ प्रेमिकाओं के लिए लिखा गया है, नहीं ऐसा नहीं है। गाने के आपके जीवन के हिसाब से मतलब बन जाते हैं, ठीक है ना? तो मेरी हीरिए फकीरिए नी सोणिए तेरी खुशबू नशीली मन मोणिए याद तेरी आवे जदों याद तेरी आवे जदों देखां चंद मैं तू ही दिसे जदों अखां करां बंद मैं मैनू लगे राधा तू ते लाल नंद मैं काश तेनू भी होवां ए तां पसंद मैं। और सुनो फिर आगे क्या बोल रहे हैं। मैं तां चिड़ियां नू पुछां कुछ बोलो नी कदों आओ मेरी हीर भेद खोलो नी तुसी जाओ सच्ची जाओ ओनू टोलो नी जाके फुल्लां वाला जंगल फरोलो नी ओ गुलाब दियां पत्तियां च होनी तेरी खुशबू नशीली ला 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 ए यतिंदर जो गाउंदा इनू गाण दे ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਦਾਈ ਰੌਲਾ ਪਾਣ ਦੇ ਬਸ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਛਤਰੀ ਤੂੰ ਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਿੰਦਾ करी जान दे। तो क्या अपने बात हिसाब है। से मतलब समझ लेना है, ज़रूरी नहीं है प्रेमिका को डेडिकेट करना, किसी को भी कर देना जिससे तुम्हें प्रेम हो। तुम्हारा भाई हो सकता है, तुम्हारे पिताजी हो सकते हैं, तुम्हारे गुरु हो सकते हैं, तो किसी को भी। तो बेसिकली फीलिंग एक ऐसी है ना, फील जो दिल से दिल तक पहुंच गई ना, तो रिश्ते बहुत कोमल और बहुत अच्छे हो जाते हैं। और मुझे लगता है गाने जो है ना, सिंगिंग जो है, अगर समझ में आ जाए ना लिरिक्स, अब जैसे आप बोलो कि मैं क्या करता हूँ, वॉशरूम में अपना गाने चला लिए, गुनगुना लिया, सारा स्ट्रेस निकल जाता है, ठीक है। लिरिक्स इधर उधर होते हैं बट कोई बात नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मैं सिंगर तो हूँ नहीं। करेक्ट। बट कहने का मतलब ये है कि लिरिक्स के भाव को समझना ज़रूरी है कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो सतिंदर सरताज जी, अगर आप मुझे मतलब मेरी वॉइस थोड़ी भी सुनोगे, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने बीच बीच में कुछ छोड़ दिया है, बट मेरे को आपकी सिंगिंग ने जो मेरा जीवन मतलब बहुत आसान कर दिया। तो मैं सबको बोलूँगा थोड़े थोड़े गाने सुनो, मस्त रहो लाइफ में, और स्ट्रगल तो हम सबको करनी है, वो तो चलती रहेगी। मैं तो सच में सुन हो गया क्या बोलूँ अब। हैं? बट मैं एट लास्ट यही बोलूँगा भैया, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी सारी डीप चीज़ें और बड़ी रियलिस्टिक चीज़ें शेयर करी, और जो जेन्युइनली लाइफ में कुछ करना चाहते हो, इट इज़ नॉट अबाउट कि बॉडी बिल्डिंग ही करनी है, ठीक है। लाइफ के हर एक मुकाम, हर एक पड़ाव पे ना चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। और आपने जो 20 साल 25 साल इस इंडस्ट्री को दिए, आपने आज अपनी एक रियल साइड दिखाई है, ठीक है। एक यतिंदर वो जो दुनिया को दिख रहा है, एक यतिंदर वो जो अंदर से उसकी आत्मा एग्जैक्टली है। तो मुझे लगता है आई थिंक यही सब है आज के लिए बहुत ज़रूरी, हर एक इंसान के लिए, हर एक यूथ के लिए। तो मैं लास्ट में बस आपका ये बोलूँगा, थैंक यू सो मच कि आप आपने टाइम निकाला, आप आए और इतनी सारी चीज़ें शेयर करी। एक्चुअली मुझे तो पता ही नहीं चला क्या क्या शेयर कर दिया। आ- तो कुछ अगर मेरी बातों से किसी का भी दिल दुखा हो, किसी की भी फीलिंग्स हर्ट हुई हो, तो मैं क्षमा चाहूँगा। बट किसी को भी अगर इस पॉडकास्ट से थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो, थोड़ा मेरी लाइफ के बारे में समझने से उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने करने से कोई दिशा मिल जाए, तो आई थिंक आई एम लकी इनफ। और दूसरा BU, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। बाकी ये होता है कि यार पॉडकास्ट इज़ बेसिकली हम कितना कर लेंगे, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 घंटा, बट पूरी लाइफ को 1 घंटे में एक्सप्लेन करना इज़ नॉट। और इट्स नॉट फिर इजी। ये भी हाँ, होता है कि एक्चुअली होता है कि कैमरे के सामने आप सब कुछ नहीं बोल सकते, बट अगर मैं अपने दिल को खोल के रखना चाहता हूँ, तो आई थिंक बहुत लोगों को उससे मदद मिलेगी। और हर उस लड़के को जो अपने अंदर कॉम्प्लेक्स फील करता है, अपनी हाइट को लेके, अपने रंग को लेके, अपने बॉडी शेमिंग को लेके, तो ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका है। बट अगर इस पॉडकास्ट से किसी को भी हेल्प मिलेगी, सो थैंक यू सो मच। और हम काम करते रहेंगे।
बट आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच। एंड परम भाई और BU को मैं यही कहना चाहूँगा, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो थैंक यू भैया। और जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ो। और मुझे ये भी पता है कि आप इस चैनल को चलाने के लिए काफ़ी काम कर रहे हो, और बट काम, बस आपको भी यही बोलूँगा, काम को रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलता। करेक्ट। करते रहो, हम आपके साथ हैं। एंड लव यू ऑल।